छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का घर है। छत्तीसगढ़ जैसा शांत प्रदेश कोई और नहीं है और छत्तीसगढ़ी बोली जैसी मीठी बोली कोई और नहीं। समूचे भारतवर्ष में जितने प्रधानमंत्री आवास, अभी जो नई सरकार बनी मोदी जी की, 32,50,000 आवास 17 राज्यों को दिए गए। उन 17 राज्यों में सर्वाधिक आवास मिला तो छत्तीसगढ़ को मिला। इंस्टीट्यूशन बर्बाद हुए थे पिछली सरकार में, और अभी विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन भी है। आपको विश्वास नहीं होगा, बस्तर के ऐसे युवाओं से आप मिलेंगे तो 30 साल का लड़का भी आएगा तो वो टीवी नहीं देखा होता है। आज तक 30 साल का लड़का टीवी न देखा हो, बने हुए स्कूल को बम से उड़ा दिया, सड़कें बनी थी खत्म कर दिया, साप्ताहिक बाजार गुलजार हुआ करते थे बस्तर में, वो सब कुछ खत्म कर दिया। उनके अपने पत्र में यह स्पष्ट है कि 9 साल के बच्चे को वो लेकर गए, उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं। 9 साल के बच्चे को। मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं कानून से नहीं सीखता हूं, ये मैं अपने संस्कार से सीखता हूं। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Chhattisgarh, and with me is the Deputy Chief Minister of the state. विजय शर्मा जी, थैंक यू सो मच कि आप पॉडकास्ट में आए। आपसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। तो पहले तो मैं आपकी जीवन के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार में आपका जन्म हुआ, आप हम लोगों की तरह स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करके स्कूल टीचर की नौकरी कर रहे थे, फिर युवा नेता, और उसके बाद आप सक्रिय पॉलिटिक्स में आए। तो इसके बारे में बताइए कि कैसे आपकी लाइफ में पब्लिक सर्विस कैसे आया। मैंने दृढ़ता से इस विषय का विश्वास है। मान लीजिए कोई बहुत प्रैक्टिस करेगा तो वो सचिन तेंदुलकर बनेगा नहीं, ये स्पष्ट है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अभ्यास से नहीं होता, परंतु एक स्पेसिफिक प्रारब्ध आपके पास होना चाहिए, तब उस दिशा में आप जब अभ्यास करेंगे तो होगा। मैं खूब मेहनत कर लूं तो भी फला नहीं, ये अलग मामला है। ऐसे ही मुझे बड़ी स्पष्टता से लगता है कि आपका प्रारब्ध जो है, जो आप जन्म से हैं, जो आपका माइंडसेट शुरू से है, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये स्पष्ट होता है कि आप किस दिशा में बढ़ सकते हैं। एक नहीं, 2-3 दिशाएं हो सकती हैं, परंतु कहीं एक बढ़ सकते हैं। मुझे बड़ी स्पष्टता से मैं ये मानता हूं कि नेता जो है वह भी जन्म से, मन से, हृदय से, बुद्धि से ही होता है, शुरू से ही होता है। और अगर वो उस दिशा में आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ सकता है। मेरे लिए ही नहीं, बाकी बहुत से बहुत अच्छे काम करने वाले लोग दुनिया में हैं। मैं अपने लिए जरूर ये मानता हूं कि शुरू से ही मेरा मन लगा रहता था। स्कूल में भी मैं चुनाव लड़ा, कॉलेज में भी लड़ा, बाद में भी फिर जैसी आवश्यकता थी काम करते रहे, लेकिन बाद में भी मन लगा रहता था। बाद में आपका मन लगा रहेगा वहीं पर, तो बाद में फिर सब कुछ छोड़, मैं रिलायंस वगैरह कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी से, उन पे भी काम करता रहा। फिर छोड़ करके बाद में वापस अपने जहां से थे वहीं कवर्धा जाकर के वहां पर 2000 में वापस जाकर के फिर से काम शुरू किया। तो एक व्यक्ति के साथ वो होता है कि ये इन 2-3-4 चीजों में ये बढ़ सकते हैं। ऐसा मैं नेताओं के संदर्भ में भी मानता हूं। हृदय में नेता होता है, हृदय में होता है, मन में होता है, और अगर है तो फिर उसको उस दिशा में काम भी करना चाहिए। पर वो पहचान भी तो होनी चाहिए ना कि हाँ, ये मैं सिर्फ बोलने से या फिर मानने से या जानने से तो नहीं हो सकता। मतलब पता होना चाहिए कि हाँ, ये है मेरा करियर पाथ। आप तो जानती हैं अपने बारे में, ऐसा ही है। यानी कि हम लोग बैठते भी हैं तो इस बात को कई बार सबके बीच में भी रखता भी हूं, और सभी रखते हैं। हमने भी अपने बड़ों से ही सीखा है कि मेरे बुलाने से ही कोई बैठक में नहीं आ जाता है। मेरे बुलाने से या किसी बड़े नेता के बुलाने से वो राजनीतिक पार्टियों में नहीं आ रहा है, काम नहीं कर रहा है। जितनी बड़ी संख्या आप देखते हैं भाजपा की बैठकों में, बड़ी संख्याएं आती हैं, उन सबके अंदर हृदय में है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, और इसीलिए वो राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय में है। सभी तो नहीं होते। ये पूरी संख्या जो होती है आपके कुल पॉपुलेशन का 1% भी नहीं होती। टोटल पॉपुलेशन का मुश्किल से 1% भी नहीं होती जो सक्रियता से इसमें आए। तो वो जो लोग हैं ना, उनके मन में होता है, उनके मन में राजनीतिक रुचि होती है, तभी वो वहां होते हैं। फर्स्ट टाइम एमएलए
से सीधा होम मिनिस्टर कैसे हुआ कि इतनी जल्दी? ये तो मेरी पार्टी का मुझ पर विश्वास है, मेरे नेताओं का मुझ पर विश्वास है कि बड़ा काम भी पहली बार एमएलए बनते साथ ही मिला। ये निसंदेह ऐसा ही है और किसी विश्वास पर इस काम को दिया गया है। मुझे समाज के द्वारा कुछ विश्वास मुझ पर किया गया है, मेरे नेताओं के द्वारा, मेरी पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा। इसीलिए मैं प्राणपण से लग करके करता हूं काम कि भाई मुझे अगर चुना है इस काम के लिए तो मुझे करना चाहिए। मैं नक्सलवाद के ऊपर सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि जब भी हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो एक परसेप्शन होता है दैट इट इज़ अ नक्सल अफेक्टेड स्टेट, और जब भी खबरें आती हैं स्टेट से इट इज़ अबाउट एंटी नक्सल ऑपरेशंस, 10 नक्सल मारे गए, 2 जवान मारे गए, 15 नक्सल सरेंडर हुए हैं। तो कैन यू गिव मी अ ब्रीफ कि अभी एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कहाँ तक राज्य किस दिशा पे है और कब तक यहाँ पर यू कैन से इट इज नक्सल फ्री? दुनिया में या हमारे देश में कहीं भी आंदोलन होते हैं तो क्यों होते हैं आंदोलन? किसी मांग पर होते हैं। भाई ये जिला बनाना है, ये जिला नहीं बनाना है, यहां पर इंडस्ट्री आनी चाहिए, यहां पर इंडस्ट्री नहीं आनी चाहिए। किसी विषय पर, किसी मांग पर आंदोलन होता है। बोडोलैंड वालों ने कहा कि हमारा राज्य बनना चाहिए, मांग पर होता है। संविधान के दायरे के अंतर्गत मांगों को सरकारें मानती हैं, माननी पड़ती हैं सरकारों को, उसमें कोई बात नहीं। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान कानून अच्छे थे, किसानों के संदर्भ में 3 कानून आए, बहुत अच्छे थे मेरी दृष्टि में, लेकिन किसानों के समर्थन में कहा कि चलिए भाई हम वापस लेते हैं, वापस लिया, सरकार ने माना। यहां नक्सलिज्म में मांग क्या है? कोई पूछे इनसे चाहते क्या है? आज तक इन्होंने कोई मांग पत्र नहीं दिया सरकार को कि हम ये चाहते हैं, ये किया जाए। तो किया क्या जाना है भाई? उनके मन में है कि बंदूक की नली से सरकार बना लेनी है, तो लोकतंत्र खत्म कर देना है। माओवाद जो चीन में था वैसा शासन यहां चाहिए है। ये संभावनाएं नहीं, इस दिशा में इसी के कारण है कि इसको समाप्त होने में समय लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी माननीय अमित शाह जी ने वहां भी संकल्प लिया और समाप्त हुआ। 370 हटाने का संकल्प हमारी पार्टी ने, हमारे विचारधारा के कार्यकर्ताओं ने कई बार लिया और अद्भुत ढंग से 2019 में वो समाप्त हुआ। देश में बम धमाके भी हुआ करते थे इधर उधर, और आप उन बम धमाकों के बारे में कितनी बार सुना कि देश में वहां आतंकवादी आ गए, वहां बम धमाके की। अब नहीं होते बम धमाके। एक सरकार थी जब बम धमाके करने वालों को दिल्ली के बंगले में बिठा के बिरयानी खिलाई जाती थी। अभी स्पष्टता है, ये सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जब अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो ये नहीं हो सकता है। इसी परिपाटी में उन्होंने, अमित शाह जी ने ये कहा है, अब ये उनका संकल्प नहीं रह गया, ये बस्तर की जनता का मनोभाव था जो उन्होंने संकल्प के रूप में कहा। बस्तर की जनता ये चाहती है कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, और मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि मैं हजारों से मिला हूं। हम बल्क में वहां के युवाओं को लेकर के रायपुर लाते हैं। रायपुर घुमाना है, प्रदेश के अन्य स्थानों में घुमाना है, रेलवे स्टेशन दिखाना है, एयरपोर्ट दिखाना है। आपको विश्वास नहीं होगा, बस्तर के ऐसे युवाओं से आप मिलेंगे तो 30 साल का लड़का भी आएगा तो वो टीवी नहीं देखा होता है, वो टीवी नहीं देखा होता है। हमारे देश का है भाई ये हिस्सा, आप सोचे, मध्य भारत है, बिल्कुल भारत का बीच है। वो 30 साल का लड़का टीवी नहीं देखा रहता है। लाइट नहीं होती वहां, गांव में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं उत्पन्न हो पाई, नहीं डेवलप हो पाई। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल आंगनबाड़ी तो छोड़ दें, अस्पताल नहीं है, मोबाइल का कनेक्टिविटी नहीं है, टावर नहीं है, आने ही नहीं दिया जाता है, रोक दिया जाता है पूरे उतने बड़े क्षेत्र को। वहां पर अब इससे बड़ा मैं आपको क्या उदाहरण कहूंगा कि 30 साल के लड़के ने टीवी नहीं देखा। ये एक नहीं, 1000 मिलेंगे आपको, 1000 मिलेंगे। ऐसी स्थितियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का स्पष्ट दृढ़ मत है कि वहां तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। नक्सली जो चाहते हैं स्पष्ट है हमको, फिर भी विष्णुदेव जी की सरकार एक नहीं 100 बार इस बात के लिए तैयार है कि एक भी गोली चलानी ना पड़े।
चर्चा का कोई विषय दिखता नहीं है क्योंकि मांग बड़ी स्पष्ट नहीं है, कुछ है ही नहीं है स्पष्टता इसमें। अब सरकार बंदूक की नली से बनाना है ये कोई बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इस बात के लिए तैयार है कि आप अपने पुनर्वास से पूर्व, मैं सरेंडर भी नहीं कहता हूं, आत्मसमर्पण थोड़ा दूसरे ढंग के भाव का शब्द है, मैं वो भी नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं पुनर्वास कर लें आप। मैं ये कहता हूं कि आप पुनर्वास करें, आप मुख्य धारा में आए, ये सम्मान के साथ आए, बिल्कुल ये है। इसके लिए कोई आवश्यकता आपको है, कोई चर्चा आपको करनी है, सरकार तैयार है। और इन सब के पृथक भी, पुनर्वास से भी अलग कोई चर्चा वो करना चाहे तो भी सरकार तैयार है उसके लिए। कोई एक करना चाहे, कोई दो करना चाहे, कोई छोटा समूह, कोई बड़ा समूह, जो भी करना चाहे सरकार उसके लिए तैयार है। इन पूरी बातों के साथ मैं ये बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर बस्तर से और बड़ा संकल्प हुआ माननीय अमित शाह जी का, तो और भी पूरे भारत से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। तो आप कह रहे हैं आपकी तरफ से, यानी सरकार की तरफ से अनकंडीशनल टॉक्स हैं? डेफिनेटली और अनकंडीशनल टॉक। हम भी कोई कंडीशन इंपोज नहीं करते हैं, वो भी कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते। वो जो स्थितियां हैं वो चाहे वो बात करें। तो एक और इसमें प्रारंभ से ही हम लोग लेकर चल रहे हैं कि अनेक बार अनेक सरकारों ने, अनेक राज्यों की सरकारों ने कोशिश की है, कोई मध्यस्थ तय किया, सरकारों ने तय किया, कोई समिति तय की, सरकारों ने तय की, और वो सब कुछ फेल हुए। छत्तीसगढ़ में हम स्पष्टता से मानते हैं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार न कोई मध्यस्थ सरकार की तरफ से तय होगा, न कोई समिति तय होगा, वो चाहे तय कर ले। वो पर्ची जारी करके कई बार कहते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हो वैसा हो, वो कह दें कि भाई ये मध्यस्थ है, ये आएगा, बात करेगा, उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी होगी। लेकिन जब सीज फायर की बात चलती है तो कुछ पुलिस अफसर हैं, तेलंगाना के ही सही, इस राज्य के नहीं है, पर कहते हैं जब भी सीज फायर, हिस्टोरिकली जब भी उन्होंने सीज फायर कहते हैं वो रीग्रुपिंग करते हैं। उस वक्त सीज फायर एक टैक्टिक होता है। क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसे होता है? नहीं, ये उनका ही टैक्टिक है, तो ये हर जगह होता है। माओवाद में ही है ये। माओवाद के सिद्धांतों पर जब आप चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो उनके सिद्धांत में ही ये है कि जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां आए तो समाज में मिलकर समाज जैसे हो जाएं और बाद में अनुकूल परिस्थितियों में फिर एक होकर के फिर अपना यह सशस्त्र गतिविधि तैयार करें। मैं इसको आंदोलन नहीं कहना चाहता, क्योंकि आंदोलन जैसा कुछ है नहीं है। ये चाहते हैं कि बंदूक की नली पर सरकार बने। और माओवाद जैसी चीजों के लिए भारत में कहां स्थान होगा, दुनिया में कहां स्थान होगा। तियानवन स्क्वायर में जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, अपने छात्रों को ही उन्होंने तोप और टैंक से उड़ा दिए थे। ऐसे स्थानों के आपको इतना ही नहीं, मैं आपको, हमारा एर्राबोर है, कभी आपको समय मिले बस्तर के लिए आप जरूर एक आध बार समय निकाल लें। आपसे आग्रह है, आपका बड़ा प्रभाव है आपकी बातों का, और आप बहुत, हम लोग खुद ही देखते रहते हैं जब आपका कोई शो आता है तो ऐसे स्थानों पर कितनी जगह हैं जहां पर ग्रुप में आदिवासियों को मार दिया नक्सलियों ने। एर्राबोर उसमें से एक प्रथम है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब हम इस तरह की सारी गतिविधियां जो बस्तर में हुई हैं उनके दिवसों पर काम करना शुरू करेंगे। वो बताएंगे भाई कि सशस्त्र बल को नहीं मारा, गांव को ही जला दिया, मार दिया, काट दिया, 30-40 लोगों की हत्याएं वहीं कर दी। ये एर्राबोर की घटना है, और ऐसी कितनी घटनाएं। तो कुल मिलाकर जब आप ये देखेंगे तो मुझे इनके संदर्भ में बड़ी स्पष्टता से ये बात समझ में आती है कि जो माओवाद पर काम करते हैं वो ऐसा ही करते हैं। ये उनका टैक्टिक है, वो दूसरे प्रदेशों में भी है, यहां भी है। हमको उससे भी परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं, वो अपना सोचें जो करना है। सरकार स्पष्टता के साथ गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचाना चाहती है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई अवरोध हम स्वीकार ही नहीं कर सकते। किसी को चर्चा बातचीत करनी है तो जरूर सरकार तैयार है, जरूर हम बैठ कर के क्या चाहते हैं वो हम बात कर लेंगे। और ये भी है कि टीनेज लड़कों को रिक्रूट किया जाता है, बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया जो है वो सिखाते हैं कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं, आईडी कैसे बनाते हैं, और उनकी ट्रेनिंग हो रही है। प्री टीन्स को भी
ये इंटेलिजेंस पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं बाकी राज्यों से, क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हो रहा है? पुलिस के इंटेलिजेंस के रिपोर्ट को आप कहेंगे, कोई कह देगा कि ये फैब्रिकेटेड है किसी और, उनके अपने पत्र में ये स्पष्ट है कि 9 साल के बच्चे को वो लेकर गए, उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं। 9 साल के बच्चे को, उनके पत्र में है भाई, वो पत्र हमारे पास है। वहां जो कुछ हो रहा है वो आप खुद सोचें, इतनी बड़ी आबादी, सैकड़ों गांवों तक, अगर आज तक 30 साल का लड़का टीवी न देखा हो, बने हुए स्कूल को बम से उड़ा दिया, सड़कें बनी थी खत्म कर दिया, साप्ताहिक बाजार गुलजार हुआ करते थे बस्तर में, गजब के बाजार, दुनिया की नजर वहां होती थी, चाहे वो संसाधनों के लिए हो, चाहे संसाधन अर्थात वनोपजों के लिए हो या फिर यूं ही भ्रमण के लिए हो, वो सब कुछ खत्म कर दिया। अभी बीजापुर में 25 सालों के बाद 3-4 बाजार 25 सालों के बाद अब लगना शुरू हुए। अभी बीजापुर से आप रहे कि स्थानीय दूरी को तय करने के लिए भी 25-25 सालों से जो सड़कें बंद थी वो अब शुरू हुई है। जो कैंप के आसपास के गांव हैं वहां पर नियत नल्लानारे का योजना सरकार की चलती है। उन योजनाओं के संदर्भ में अब गांव के आसपास के लोग ये कहते हैं कि भाई कैंप नहीं हटना चाहिए यहां से। दूसरे गांव के लोग मांग करते हैं कि हमारे यहां कैंप होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आ जाएंगे। ये भय इतना रहा है, घरों में तय कर दिया गया इन सारे घरों से एक लड़का एक लड़की हम ले जाएंगे, जिसके यहां से ऐसे स्पष्ट प्रमाण है हमारे पास, जिसमें घरों से मुर्गी, दाल, पैसे, 2 व्हीलर है तो इतना पैसा आप दोगे, ट्रैक्टर है तो इतना पैसा आप दोगे, इस तरीके से करके फिरौती है ये तो फिर डेफिनेटली। और क्या है? हाँ, मोबाइल टावर्स बनाने के लिए, कनेक्टिविटी करने के लिए क्या अभी भी रेजिस्टेंस है? मैं आपसे, रेजिस्टेंस तो है, रेजिस्टेंस मतलब जब आप ताकत से आप जाकर के वहां पर आपने कैंप इंस्टॉल किया है और कैंप के अंदर मोबाइल का टावर लगाया तो कनेक्टिविटी मिलती है, नहीं तो कैसे होगी? वहां कौन कर सकता था? कितने ठेकेदारों के सामान जलाए गए, कितने सड़कों को खोद दिया गया, कितने स्कूलों को बम से उड़ा दिया गया, कितने लोगों को, हजारों को जन अदालतें लगा करके गला रेत कर मारा गया। वो टीवी का मुझे ध्यान नहीं है, परंतु ये इसमें है यूट्यूब वगैरह चैनल पे, जिसमें घर वाले बताते हैं जब वहां से चंगुल से हटकर आ गए कि भैया जन अदालत लगाया, मेरे ही भाई को मारा और मुझसे ही कहलवाया कि इसको मृत्युदंड देना चाहिए, नहीं तो तुम ही को मार देंगे। मतलब लोकतंत्र में हम लोग जीने वाले हैं भाई, हम लोग इस तरह की बातों को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। परंतु विष्णुदेव जी की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, स्पष्टता है इस बात की। हम वार्ता के लिए बिल्कुल तैयार है, निःशर्त वार्ता, ना उधर से कोई शर्त ना इधर से कोई शर्त। हम कोई समिति नहीं बनाएंगे, स्पष्टता है वो कोई समिति चाहे बना दें, कोई व्यक्ति को निर्धारित करना चाहे आप कर कह रहे दें। हैं कि गोली नहीं चलाना चाहते, लेकिन आए दिन सुनने में आता है कि 10 नक्सली मारे गए और विपक्ष कहते हैं कि ये रिवेंज किलिंग है और सरकार जो है या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस इसे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के तहत इस पे पर्दा डाल रही है। अभी 1 साल ही तो हुआ सरकार बने, इससे पहले 5 साल तो यहां कांग्रेस की सरकार थी। 2014 से पहले तो केंद्र में 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी। और 75-80 के दशक से जब ये शुरू हुआ है, 1975-1980 के बीच से जब ये गतिविधियां शुरू हुई है, तो कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। उनकी लीडरशिप को भी तो मारा था नक्सलियों ने। अरे भैया, वो इतनी बड़ी घटना है, झीरम की घटना, उसके लिए मैं नहीं सोचता हूं कि मन में क्यों पीड़ा नहीं है। हमको पीड़ा है भाई, हमारे प्रदेश के नेता मारे गए, हमको दुख लगता है। और हम तो इस बार ये सोचें कि भाई वो जो जिस दिनांक को नक्सलियों ने इतने लीडर्स को छत्तीसगढ़ के मार दिया था, उस दिन हम वहां जाकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं और बहुत सारे लोग सोच के रखे ये करेंगे हम। उसके बावजूद अगर किसी को सिर्फ राजनीति करनी है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, तो कोई क्या कर सकता है इस विषय पर? आपने कहा आप इसे सरेंडर नहीं कहना चाहते, आप इसे रिहैबिलिटेशन भी नहीं कहना चाहते, आप व्हाट इज द टर्म दैट यू यूज? आपने कहा कि पुनर्वास। आप आत्मसमर्पण नहीं, पुनर्वास आप कह रहे हैं। तो ये एक किस्म का रिहैबिलिटेशन ही हुआ ना, कि वो उनको एक किस्म का नहीं, ये रिहैबिलिटेशन ही है। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी को ये लगता होगा कि बंदूक रखकर जो चलता है
उसका अहंकार बड़ा हो जाता है, कोई भी हो। तो अगर इनको ये लगता है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम नहीं झुकेंगे, तो हम आपको झुकने के लिए भी नहीं कह रहे भाई, न सरकार आपको झुकने के लिए कह रही। ससम्मान माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक एक इवेंट यहां हुआ, उसमें कहा कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूं। अभी बस्तर पंडू में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप मुख्य धारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने बार बार कहा कि आप मुख्य धारा में आए, और मैं तो दिन भर कहते रहता हूं कि भाई मुख्य धारा में आइए और ये सब झंझट छोड़िए। तो हमारा स्पष्ट भाव है, झुकाकर बिल्कुल नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप मुख्य धारा में आए और काम शुरू करें। और जो गांव या डिस्ट्रिक्ट नक्सल फ्री होगा उनके लिए कोई पैकेज है या कोई पंचायत एक योजना अभी हम लोगों ने लाई है, और माननीय विष्णुदेव साय जी ने उसमें बड़ा मैंने फ्रीडम दे करके काम करने का अवसर दिया। इसमें यह है कि वो सारे पंचायत, जहां हमारे पास सूची है, साल भर हम सूची सब बना लिए हैं कि पंचायतवार मिलिशिया के कौन कौन लोग हैं, जनताना सरकार के कौन कौन लोग हैं, ये सूची हमने बनाई। जो हार्डकोर कैडर है उनको छोड़ दिया गया। इनको, ये जो बल्क में कुछ लोग हैं, मैंने पूरे प्रदेश में मैं सोचता हूं कि ऐसे 6-8 हजार लोग होंगे, ये जो बल्क में लोग हैं इनको पंचायत सरेंडर करा दे। सरेंडर कराने के बाद एक प्रस्ताव कर देंगे कि हमने यहां पर हमारा गांव माओवाद सदस्य मुक्त हुआ, पंचायत हमारा माओवाद सदस्य मुक्त हुआ, ऐसा कर देंगे तो उस गांव को निर्माण कार्य आदि के लिए तुरंत ही 1 करोड़ रुपया के निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिए जाएंगे, पहला। दूसरा, उस गांव तक बस चलाई जाएगी। अब बस चलाएंगे, हो सकता है इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होता हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने विगत बजट में मुख्यमंत्री बस योजना की स्वीकारोक्ति दी, और एक योजना है हमारे पास जिसमें हम उसको फाइनेंशियल कुछ फीडिंग की जरूरत होगी तो कर देंगे उस बस में। फिर हमने कहा कि वहां हम मोबाइल टावर देंगे या मोबाइल की कनेक्टिविटी देंगे। तो मोबाइल टावर कनेक्टिविटी के लिए भी हमने पिछली बजट में, अपने यहाँ राज्य में बजट में ये करवा लिया प्रावधान कि मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना होगी। तो मुख्यमंत्री, उसके अंतर्गत हम वहां पर मोबाइल टावर लगवा सकते हैं। किसी भी कंपनी को भी अगर वहां पर अगर इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं लगता है तो उसको फीडिंग किया जा सकता है। और वहां पर बिजली हम लेकर जाएंगे। ऐसी 4 चीजें हैं। बिजली इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो तार वाली बिजली गांव में आएगी, इसके लिए तड़प है उनके मन में, तड़प है, मैं आपको कह रहा हूं। पर इस शर्म की बात है कि अभी तक नहीं हुआ। डेफिनेटली, इट्स 2025 और भारत के किसी भी गांव में अगर बिजली नहीं है और पानी नहीं है, इट्स समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। बिजली और पानी अभी नहीं है, नहीं कभी नहीं हुआ यहां पर। हाँ। ये और बड़ी बात हो गई। 30 साल का लड़का टीवी न देखा हो, इससे बड़ा पैमाना आप क्या लेंगे इस बात को नापने के लिए कि वहां क्या है। मैं आई अगेन कम बैक टू लॉ एंड ऑर्डर। जब आप एंटी नक्सल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो पुलिस में व्हाट शुड आई से मॉडर्नाइजेशन या उनको इक्विप करना ये भी बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं कि जवान मारे जाते हैं और उनके बॉडीज को ऐसे उठा के जब ट्रकों में डाला जाता है, या फिर जवान के पास ऐसे हथियार नहीं है टू मीट विद द चैलेंजेस, यू फील बैड कि ऐसे होता है। तो कैन यू जस्ट टेल मी कि पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइजेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको जो कम्युनिकेशन सेटअप्स हैं या कुछ भी, व्हाट आर यू डूइंग टू हेल्प देम डील विद दिस सिचुएशन? स्पेशली नक्सल ऑपरेशन की अगर लिए हम कहें तो हमको AK-47 चाहिए थे और स्नाइपर्स चाहिए थे। माननीय अमित शाह जी को मैंने पत्र लिखा और उसको मंच पर ही दिया, और उन्होंने कहा कि 20 दिनों में ये उपलब्ध हो जाना चाहिए, और 20 दिनों में वो उपलब्ध हुआ। मतलब सेंट्रल और राज्य के बीच में इतना तेज काम होते मैंने पहले और नहीं कभी देखा था। तो वहां पर ऑपरेशंस के लिए, स्पेशली हमारे DRG फोर्सेस के लिए, बस्तर फाइटर्स के लिए पर्याप्त मात्रा में अब हमारे पास हथियार है, उसमें कोई परेशानी नहीं। जब कभी ऐसा कुछ हो जाता है, IED एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए,
और जब कभी ऐसा हो जाता है तो वहां पर 7 मंजिला एक हॉस्पिटल अभी अब कुछ दिनों में बनकर कहाँ? बस्तर में? जगदलपुर में, प्रॉपर जगदलपुर, जी जी, डेडिकेटेड होकर के एनएमडीसी के माध्यम से, वो भी माननीय योचम साहब के मार्गदर्शन में ही हुआ। क्या जगदलपुर अब नक्सल फ्री है? नहीं। अब आपको तो किसी भी हाल में मेरे साथ जगदलपुर चलना ही होगा, बस्तर चलना ही होगा। आप जगदलपुर कह रहे हैं, जगदलपुर नहीं भाई। अब हम पूरे छत्तीसगढ़ के सिर्फ बॉर्डर एरियाज में कुछ जगह हैं वो, बाकी सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। माने आप अगले साल तक इंद्रावती नदी के किनारे शाम को इत्मीनान से बैठकर चाय पी बना सकते हैं। अच्छा, अरे बाप रे, मतलब आप लोगों का परसेप्शन है कैसा भाई जगदलपुर बस्तर के है लिए? ना? बस्तर के बारे में यही तो फिर दिस इज द रीजन, जब आप यूनेस्को टूरिज्म वगैरह कहते हैं। एक वहां जो बस्तर पंडुम हुआ उसमें कुमार विश्वास जी को बुलाया था, ऐसा ही प्रश्न था उनका। लेकिन जब वो अभी उनका आप एक पोस्ट देखिएगा, वो हमारे चित्रकूट जलप्रपात में वो स्नान कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी तो खैर जंगलों में जाते हैं, वो तो कैंपों में चले जाते हैं, वो तो गांव तक चले जाते हैं। अमित शाह जी सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, आम नागरिक सिक्योरिटी के साथ तो नहीं जा सकता ना। खैर अब सिक्योरिटी तो वो वहां भी है तो है, दिल्ली में भी उनके साथ सिक्योरिटी है, वो एक अलग मामला है। लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये आपका परसेप्शन है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आज रात को आपकी इस डिबेट शो के बाद मैं सीधे जगदलपुर ही जाऊंगा, बाई रोड ही जाऊंगा, और बसें चलती हैं, सब लोग आते जाते हैं, एकदम सामान्य है, सब कुछ सामान्य, ठीक है। एकदम सामान्य है। मैं पुलिस के बारे में ही फिर से पूछूंगी, क्योंकि एक केस आया था जो छत्तीसगढ़ का नहीं है, लेकिन पुलिस जो है बाकी शहरों में, राज्यों में ये सब सोच रही है साइबर क्राइम को लेकर। कर्नाटका में एक बुजुर्ग कपल था, उन्होंने सुसाइड किया क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स ने उनका सारा जो सेविंग्स था वो साइबर क्राइम के थ्रू निकाल दिया था। अब आपका जो राज्य है इट्स अ यंग स्टेट, लेकिन यहाँ पर भी साइबर क्राइम हो सकता है, तो इसके लिए आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कैसे आप अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं साइबर क्राइम को लेकर? साइबर क्राइम में स्पेशली छत्तीसगढ़ के पुलिस ने विगत माननीय विष्णुदेव साय की सरकार के बाद, भाजपा की सरकार के बाद बहुत मेहनत किया है। हमारे यहाँ 12 डिजिटल अरेस्ट के केस हुए, डिजिटल अरेस्ट के 12 केस हुए। 12 केस को मैंने देखा है, मैंने अध्ययन किया है उन प्रकरणों का, और कंपैरेटिवली हम ज्यादा रिकवरी कर पा रहे हैं, कंपैरेटिवली हम ज्यादा लोगों को पकड़ पा रहे हैं पूरे देश के अन्य राज्यों के कंपेयर में। तीसरे नंबर पर ऐसा हमारा प्रदेश है। लेकिन ये दूसरा, तीसरा, पहला ये मसला नहीं है। मसला ये है कि ये नहीं होना चाहिए, इस पर अवेयरनेस होना चाहिए। तो साइबर क्राइम के लिए एक बहुत आवश्यक जो विषय है वो जन जागरण का है। मन में थोड़ा आपको स्पष्टता रखनी पड़ेगी भाई कि उस चक्कर में नहीं पड़ना है कि तुरंत ही पैसा मिल रहा है क्या, मेहनत करेंगे तो मिलेगा। और डिजिटाइजेशन से बहुत सडन डिजिटाइजेशन हुआ है, इट्स नॉट स्लो। जैसे मोबाइल टावर लगते ही सडन डिजिटाइजेशन हो जाता है, आप सेल फोन आते ही आप सब कुछ कर लेते हैं। तो एक स्टेज नहीं है अवेयरनेस के लिए, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। डिजिटाइजेशन मतलब समूचे बैंकिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए। भारतवर्ष में जो डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हाँ। और ये हमारे लिए प्रसन्नता का भी विषय है, और इसीलिए ये चैलेंज भी बड़ा है हमारे लिए। इस चैलेंज के लिए अवेयरनेस के साथ साथ हमारे 5 लोकेशंस ऐसे हैं जहां पर बड़ा इस पे लैब हमारा बना हुआ है। बहुत सारे मॉडर्न इसमें ये हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं एनालिसिस करने के लिए, सीक्वेंसिंग में ये पकड़ने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन कहां से कहां तक हुआ है। कनेक्टिविटी है नोडल बैंक्स के साथ, और विशेष ये है कि 1933 जो नंबर है जिस पर कॉल करके आप बताते हैं कि ऐसा हुआ है, इसको ये कॉल आने के बाद कितनी देर में ये एक्टिविटी हो जाएगी, इसका भी समय हमने बहुत कम कर लिया है। छत्तीसगढ़ में हम कर तो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह अब भी चिंता का विषय है और बहुत काम करने का क्षेत्र है, बहुत बड़े काम करने का क्षेत्र है।
मॉडर्नाइजेशन के दिशा में इन 5 स्थानों के साथ साथ 10 नए साइबर थाने अलग से 10 जिलों में स्वीकृत भी हुए। बजट में प्रावधानित है, उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन 5 हमारे संभाग मुख्यालयों में बड़े लैबोरेटरी के साथ साइबर क्राइम के थाने हैं। एक यहां पर भी डेवलप हुआ है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से ही, एक बड़ा भवन बना करके बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रायपुर में भी जो राज्य स्तर का थाना है, राज्य का कहीं का भी केस वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ऐसा थाना है, वो भी किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ठीक है। अभी मैन पावर डेवलप करने के लिए हमको ट्रेनिंग आदि की जरूरत है। कुछ किया है, कुछ करना है। सिंस यू आर द होम मिनिस्टर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मॉब वायलेंस के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं छत्तीसगढ़ में। अभी जो बलौदा बाजार की जो घटना है उसके बारे में बताएंगे कि क्योंकि दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट कम आउट ऑफ छत्तीसगढ़। तो आई जस्ट वांट टू नो कि मॉब वायलेंस को लेकर व्हाट इज द स्टेप्स दैट यू आर टेकिंग टू स्टॉप इट। बलौदा बाजार एक ऐसा विषय है जो कई दिनों तक सोने नहीं देता है लोगों को। वहां पर कलेक्टर के कार्यालय को और एसपी के कार्यालय को जलाया गया। उसमें कांग्रेस के एक विधायक जेल में भी रहे काफी दिनों तक, अभी बेल हुआ है उनको। ऐसा होता नहीं है कभी, ये छत्तीसगढ़ इस तासीर का है नहीं बिल्कुल। ऐसा बनाया गया जानबूझ के, ऐसा किया गया जानबूझ के। और छत्तीसगढ़ का तो मैं हूं भाई, मुझे तो छत्तीसगढ़ की तासीर पता है बिल्कुल। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की थी। अब आप ये सोच सकते हैं कि कितना ममत्व भरा, कितना स्नेह का भाव छत्तीसगढ़ में है। वो जो हुआ था या ऐसी कुछ और 1-2 घटनाएं हैं, वो उतनी बड़ी तो कोई और नहीं है, लेकिन 1-2 और जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं से काफी कुछ सीखा हम लोगों ने। पुलिसिंग के संदर्भ में और पुलिस और अधिक दृढ़ता से काम करे, इसके लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। आप कह रहे षड्यंत्र था कोई? एक बड़े नेता का जेल में होना, इस विषय को लेकर के आप कैसे रहेंगे? और बेल कई बार खारिज हुआ, कई बार बेल खारिज हुआ उनका। सुप्रीम कोर्ट से एक बेल हुआ है। तो कोई बड़ा नेता क्यों इसमें जाएगा? ऐसे और अन्य लोग हैं, तो क्या कारण है? कुछ तो होगा। वो प्रकरण में तो खैर स्पष्ट है। और कावरधा का भी केस था एक। कवर्धा में जो कुछ हुआ था तो वो गांव का आपस का लड़ाई था, उस लड़ाई में हुआ। उसको फिर से वैसा ही करने का उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी अनेक बार वहां जाना। एक बात कहूं आपसे, जो घटना हुई थी उस घटना के बाद जहां पर जो थाना है वो मध्य प्रदेश पड़ जाता है, आखिरी बॉर्डर है कवर्धा का, हमारे छत्तीसगढ़ का। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया, पकड़ लिया, लेकिन ये चले गए वहां पर जबलपुर हाई कोर्ट में, और जबलपुर हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लेकर आए कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो मेरे पकड़ा गया है भाई, वो जेल में है जिसके लिए ये सब हुआ है। अब आप सिर्फ दिखावे के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। ऐसी राजनीति की नहीं जाती है और हमने भाजपा में सीखी भी नहीं है। लेकिन यही भी प्रकरण है, चाहे वो कवर्धा का विषय हो, चाहे वो बलौदा बाजार का विषय हो, इन प्रकरणों से सीखा बहुत है। पुलिस कैसी होनी चाहिए, विगत 5 वर्षों में पुलिस का किस तरह से उपयोग किया गया, कैसे मॉरल डाउन हुआ पुलिस का, कैसे बड़े बड़े अधिकारी परेशान रहे। अब किस तरीके से इस बात को लेकर आगे बढ़ना है, कैसे एनडीपीएस के केसेस हो जाए या बेसिक पुलिसिंग की बात हो जाए, इन पर किस तरह से आगे बढ़ना है, मॉनिटरिंग करके, खूब मेहनत करके काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत उनका मार्गदर्शन भी हम सबको मिलता है। जेल विभाग भी आपके अंडर आता है। जेल्स में ओवर क्राउडिंग का जो मसला है, ये भी, इस पर भी आप कुछ बताएंगे कि हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस, हाउ कैन यू इम्प्रूव द सिचुएशन? जी, जेल में अभी लगभग 18,000 कैदी हैं, 18,000 से थोड़ा ज्यादा, और रहने की जो व्यवस्था है वो लगभग 14,000 लोगों की है, 4,000 लोग अधिक हैं। इस बीच में सरकार के बनने के बाद काफी कोशिश करके 5,000 और बैरक तैयार करने के लिए हम लोग प्रावधान कर लिए हैं। उसमें से 3,000 बैरक बन रहे हैं। ये बनकर तैयार होंगे। मैं सोचता हूं कि आने वाले 3-4 महीनों में इसमें से काफी बन जाएंगे। बनकर तैयार होंगे तो ठीक होगा, लेकिन तब तक वो संख्या भी बढ़ सकती है, कैदियों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो
जेल में कई चीजें की गई, मुलाकातों के लिए कैसा करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अपने परिवार से लोग बात कर लें, वहां पर स्किल डेवलपमेंट के यूनिट्स हो जाए, वो जब निकले वहां से बाहर तो स्किल्ड हों। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बैंक जेल से अटैच हो जाए और जब वो निकलें और बैंक फाइनेंस चाहें तो बैंक अपनी सुविधा के आधार पर, परंतु उसके स्किल डेवलपमेंट के उस सर्टिफिकेट के माध्यम से उसको कुछ लोन इतना मिल जाए ताकि वो आगे ठीक से जीवन बिता सकें। इन सारी चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि जेल में ज्यादा लोगों को आना ना पड़े। हाँ, फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बैरकों की संख्या बढ़ जाएगी और मैं सोचता हूं कि अगले 1-1.5 साल में हमारे यहाँ 20,000 से अधिक बैरक हो जाएंगे। अभी 14,000 है, 20,000 से अधिक बैरक हो जाएंगे। जब 20,000 से अधिक बैरक हो जाएंगे तो वर्तमान जो कैदियों की संख्या है उससे अधिक बैरक हमारे पास होंगे। जहां पे ट्राइबल इलाकों में ये भी देखा गया है कि अंडर ट्रायल्स बहुत होते हैं बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन। लोग जानते नहीं हैं कि ये रूल्स हैं, ये लॉज हैं, और फिर वो दे गेट अरेस्टेड। अंडर ट्रायल्स हैं, अंडर एज प्रिजन्स होते हैं, और हमारा जो लीगल सिस्टम है इतना पेचीदा है कि लोग अंडर ट्रायल में ही जेलों में भरे रहते हैं, इतने साल बिताते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात जरूर कहूं कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए ये मैं कानून से नहीं सीखता हूं, ये मैं अपने संस्कार से सीखता हूं। भारत का संस्कार बहुत प्रभावी है, सब पर प्रभावी है, और ट्राइबल्स में तो बहुत ज्यादा प्रभावी है। बस्तर एक ऐसी जगह है जहां आप ना देश के दूसरे क्षेत्रों में कहीं इंसर्जेंसी है, किसी ने सरेंडर किया, उसको आप एक दिन में भी, उसको आप साल भर 2 साल में भी अपना बॉडीगार्ड नहीं बना सकते। बस्तर में अगर किसी ने कह दिया कि भाई हम सरेंडर करते हैं, मतलब हम पुनर्वास करते हैं, हमने छोड़ दिया ये सब, 1 हफ्ते में आप उसको अपना हथियार देकर बॉडीगार्ड बना ले, कभी गड़बड़ नहीं होगा। इतनी विश्वसनीयता है और उनमें बहुत स्पष्ट भाव है। न सिर्फ ट्राइबल्स कह रहा हूं मैं, हमारे संस्कारों में, भारतीय संस्कारों में स्पष्टता है। अगर मैं संस्कार को ही मान लूं तो भी मेरे से कानूनन कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली। और कानूनी पेचीदगियों से विषय है तो हम इन सारे विषयों के बाद भी जेलों में अनेक ऐसे फोरम हैं, वहां पर जेल में अदालतें लगाई जाती हैं, वहीं सुनवाई हो जाए। वहां पर जितने लोग हैं छोटे केसेस में अगर वो जेल में हैं तो उनको प्रक्रिया करके छोड़ रहे हैं हम लोग, उनको भी प्रक्रिया करके छोड़ा जा रहा है। ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी तरीके से लीगल असिस्टेंस की जरूरत है तो वो लीगल असिस्टेंस भी देने के लिए मैकेनिज्म पहले से ही है, उसको और स्ट्रेंथन किया हुआ है। पत्रकारों के ऊपर जो अटैक्स होते हैं उसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। जो मुकेश चंद्राकर का केस है उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि वो केस कहाँ तक रिजॉल्व हुआ है, कहाँ तक सॉल्व हुआ है, एंड हैव द अटैक्स कम डाउन ऑन जर्नलिस्ट? मुकेश चंद्राकर जी बहुत अच्छे पत्रकार थे, मेरी बहुत अच्छी बातचीत उनसे थी और बड़े साहसी थे। मैंने अनेक उनके ऐसे वीडियो देखे जिसमें वो नक्सल लीडर्स के साथ ही इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसे वीडियोस भी देखे थे। उन्होंने एक विषय उठाया था, उन्हीं के गांव के, उन्हीं के रिश्तेदार हैं वो लोग आपस में, या ऐसे परस्पर साथ ही रहते थे उनके ही, लेकिन वो मन से स्पष्ट थे। उनको लगा इस रोड में भ्रष्टाचार है तो उन्होंने उस विषय को उठाया था। वही कारण बना था, आपस के ही वो लोग थे और उन्होंने उनकी, उस ठेकेदार ने हत्या कर दी थी। अब ये जो है ना, ये पत्रकार के ऊपर हुई हत्या है, ठीक है, ये कोई सामान्य भी व्यक्ति अगर उठाता, आरटीआई लगा देता तो भी हो सकता था। फिर भी पुलिस ने पूरे ही लोगों को, जो उस घटनाक्रम में शामिल हैं, दक्षिण भारत के अनेक स्थानों से पकड़कर भाग गए थे, वो पकड़कर लाकर के जेल के अंदर किया हुआ है। कोई भी उस प्रकरण में ऐसा नहीं है वो जो बाहर हो। और इसका चालान पुटअप करना और इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर के कन्विक्शन कराना, उसके लिए भी पुलिस लगी हुई है। मसला सिर्फ पत्रकारों के ऊपर अगर अटैक का है तो बहरहाल कोई ऐसा कानून जो स्पेसिफिकली पत्रकारों के लिए है ऐसा तो नहीं है, ये तो सबके लिए, ये तो सबके लिए है। अगर कोई किसी को आहत करता है तो उसके अपने जैसे माइनिंग माफिया, सैंड माफिया, ऐसे लोग जो हैं
इनका जो देयर एक्टिविटीज व्हेन दे गेट रिपोर्टेड बाय जर्नलिस्ट, फिर वो टारगेट हो जाते हैं। तो जो दूर दराज का इलाका है, जंगल का इलाका है, जब ऐसी जगहों में रिपोर्टिंग करते हैं जर्नलिस्ट, दे कम अंडर अटैक। तो इनके लिए कुछ, इज देयर एनी वे टू कीप जर्नलिस्ट सेफ इन रिपोर्टिंग? देखिए, अटैक होते समय तो खुद ही सेफ होना पड़ेगा। प्रावधान अगर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जर्नलिस्ट के खिलाफ एफआईआर अगर किया जा रहा है तो उसको इतनी परीक्षण के उपरांत एफआईआर होना चाहिए। ऐसे कोई प्रावधानों के बारे में सोचा जा सकता है, अभी तक तो है नहीं, मैंने कहीं और देखा नहीं। लेकिन ये है कि ये एक चैलेंजिंग जॉब तो है, ये चैलेंजिंग जॉब है। अब कहीं कोई अंदर जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हो तो अधिक से अधिक वो प्रशासन से सिक्योरिटी की मांग कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, परंतु सिक्योरिटी के साथ वैसी रिपोर्टिंग होती ही नहीं है, तो वो वैसा वो कर नहीं पाएंगे। ऐसे किसी प्रावधान पर सोचा भी जा सकता है। आप ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी, आई मीन दैट इज ऑल्सो योर पोर्टफोलियो, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इसके ऊपर मैं पूछना चाहूंगी बिकॉज 10 दिन में 5 लोगों की जाने गई बिकॉज ऑफ एलिफेंट डेथ्स आई बिलीव। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम हो? कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी बातें हैं, वन विभाग के माध्यम से मुझे भी पता चला कि वहां पर ऐसे ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, कहीं से इंसान ऊपर से निकलेगा, हाथी नीचे से निकलेगा, हाँ। ऐसे कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, उससे वो कम होगा। अन्यथा वो एक परंपरागत उनका रूट है और इंसान फिर थोड़ा बढ़ते जाता है। इंसान ने तो सब कुछ कब्जे में कर लिया है अपने, तो जब उनके उस परंपरागत रूट पर कोई गांव, छोटा गांव, कुछ थोड़ी बसाहट आती है, तब ये कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। हमने कई सारे केसेस के बारे में अभी बात की आपसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ऑपोजिशन जो है वो कहती है कि ईडी, सीबीआई वगैरह आपकी सरकार उन पर लगाती है, उनके जो राजनीतिक पॉलिटिकल लाइफ है उसको खत्म करने के लिए। तो ये डबल इंजन के जरिए ऑपोजिशन को बिल्कुल ही उनका गला घोंट दिया जाता है, क्या ये सही है? नहीं, मैंने तो ऐसे अनेक राज्यों में भाजपा के भी किसी के ऊपर ईडी के केस हुए वो भी सुना है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने इतने भ्रष्टाचार किए, सरकार के कई काम बहुत अच्छे थे, भ्रष्टाचार इतना था कि सब कुछ पीछे रह गया उसके बीच उसमें, और सब मिलकर के किसी जेब में, किसी चौराहे पर कोई जेब मिल जाए उस पर उनके हाथ होती थी। इसीलिए हुआ, और इसीलिए भाई जब अब ईडी के छापे पड़ेंगे तो उसी पर ना पड़ेंगे जिसने गड़बड़ किया, दूसरे पर कैसे पड़ जाएंगे? कितनी जनता है, कितने अमीर लोग हैं, कितने व्यवसायी हैं, क्या उन पर ईडी आ रहा है? क्या कोई सीबीआई की जांच हो रही है? जिसने गड़बड़ किया है उस पर तो जांच होगी ना, और चाहे फिर वो अधिकारी हो कि नेता हो कि व्यापारी हो कि सामान्य जो भी है वो होगा। अभी कुछ दिन से सदन में मांग कर रहे हैं किसी विषय पर सीबीआई जांच के लिए, और जब खुद की सरकार थी तो 5 साल तक सीबीआई बैन करके रखा था। छत्तीसगढ़ में सीबीआई के लिए एक केस नहीं है, सीबीआई आ ही नहीं सकता है, सब बैन हुआ था छत्तीसगढ़ में। जो सीबीआई को बैन करते हैं, अभी वो सीबीआई पर जांच को ऐसी मांग करते हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि इन पूरे प्रकरणों में हमारे यहां सीबीआई जांच कर रही है पीएससी घोटाले पर। पीएससी का एग्जाम पिछली बार हुआ, अरे भाई छत्तीसगढ़ एक नौजवान जानता है कि उस घोटाले में क्या हुआ, किस तरीके से पैसे लेकर के लोगों को नौकरी लगवाए जा रहे थे, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। उसमें लोग अंदर हैं, और दृढ़ता से कहता हूं कि जो और भी गड़बड़ कर रहे हैं वो भी अंदर होने चाहिए। जांच एजेंसी सीबीआई है, मेरा कुछ कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं होना ही चाहिए, और सीबीआई करेगी भी, विश्वास है। जितने घोटाले हुए, कोयले का घोटाला हुआ, अब कोयले के घोटाले में आपने बेसिक उसका प्रोसीजर ही चेंज कर दिया और फिर बड़े घोटाले कर लिए। शराब का घोटाला हुआ, बेसिक प्रोसीजर चेंज कर दिया फिर घोटाले कर लिए। दूसरे डीएमएफ का घोटाला हुआ, बेसिक प्रोसीजर आपने फॉलो नहीं किया, घोटाला कर लिया। इन पर जो लोग हैं उन पर ही तो ईडी काम कर रही है भाई, ये सीबीआई काम कर रहा है, किसी और पर तो नहीं कर रहा है। तो इतने लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, और जाना ही चाहिए, नहीं तो देश कैसे चलेगा? जब परसेप्शन की बात हम कर रहे थे, तो यही दिक्कत है ना कि हम विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, लेकिन जो परसेप्शन होता है वो या तो नक्सल इफेक्टेड या घोटाला,
महादेव ऐप हो या शराब घोटाला हो या माइनिंग माफिया हो या फिर नक्सल इशू, यही इमेज इशू जो है छत्तीसगढ़ को घेरे हुए है। 15 साल में भाजपा की और सरकार थी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने जो योजना लाई थी जिसमें प्रत्येक पंचायत में 1 क्विंटल चावल रखा था कि किसी परिवार की कोई हानि भूख से नहीं होनी चाहिए, ये योजना पूरे देश में लागू की गई। हमारा पीडीएस का सिस्टम, उसका अध्ययन करने के लिए मैं सोचता हूं कि देश के आधे से अधिक लोग आकर के इसको देख करके गए, वहां पीडीएस सिस्टम समझ कर गए। नया रायपुर जहां पर आप बैठे हैं अभी, ये नया रायपुर चंडीगढ़ से बड़ा है भाई, पूरा इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, कितनी संभावनाएं यहां थी, ये उसी समय डेवलप हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ में स्कूल की श्रृंखला बनी, हॉस्पिटल्स की श्रृंखला बनी, हमारे यहां शिशु मृत्यु दर कम हो गया, ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी की गई। मसला ये है कि आप उस समय कोई कोयला घोटाला पता रहा क्या? आप कोई शराब का घोटाला पता चला क्या? डीएमएफ घोटाला कुछ पता? अभी का है वो सब कुछ? नक्सलवाद हावी रहा, वो तब भी हावी रहा। और इस बात से मुझे बड़ी संतुष्टि है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में इस पर काम हो रहा है। बाकी जो आरोप छत्तीसगढ़ पर दूसरे हैं वो पिछले 5 साल के ही हैं भाई, पिछली सरकार के ही, और कोई आरोप नहीं। अन्यथा छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का घर है। छत्तीसगढ़ जैसा शांत प्रदेश कोई और नहीं है, और छत्तीसगढ़ी बोली जैसी मीठी बोली कोई और नहीं। आप बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, कैसे नहीं बोले। तो आपने तो कहा कि आप कहाँ से पढ़े, तो आप तो कहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे, तो हम लोग कवर्धा के पढ़ने वाले हैं भाई। वहाँ तो छत्तीसगढ़ी मीडियम है, भला ही टेक्स्ट बुक हिंदी में है, लेकिन मीडियम तो छत्तीसगढ़ी। कवर्धा में एक इंसिडेंट हुआ था ना, आप झंडा वाला इंसिडेंट आपको लेके आप जेल भी गए थे? नहीं, मैं भी गया था और 100 कार्यकर्ता और जेल गए थे। क्या हुआ था? झंडे का विषय ऐसा है कि भगवा ध्वज लगा था एक स्थान पर, और भगवा ध्वज को निकाल कर फेंक दिया गया, उसका अपमान किया गया। और वो जो अपमान हुआ था वो हमारे बहुत से कार्यकर्ता सह नहीं पाए, उस पर एक द्वंद्व हुआ। प्रशासन बिल्कुल साथ नहीं था, हमारे ही लोगों को सरे बाजार चौक पर पीटा गया, लोगों को अंदर किया गया। और उसी में आगे बढ़ी बात तो बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जेल में थे, मैं भी जेल में था, और मेरे साथ सरकार का कुछ दूसरा द्वंद्व भी था। तो एक बार बेल मिलता था और दूसरे आरोप में फिर पकड़ लिया, फिर बेल मिलता था, फिर अंदर। हाँ, ऐसा सब होता रहा उसमें। तो उस टाइम आपने विक्टिमाइजेशन का विक्टिम कार्ड नहीं खेला? नहीं, मतलब परिस्थितियां थी, और यह है कि परिस्थितियों के साथ अपने पक्ष, अपने धारणा, अपने विचारधारा, अपने लोगों के साथ दृढ़तापूर्वक खड़े ही रहना है आपको। इतना ही तो हमारा संस्कार हमको सिखाता है। उस वक्त आप बुलडोजर की बातें करते थे, और अब बुलडोजर आपके अंडर आया है तो आप सिर्फ उसे विकास कार्यों में लगाए हैं। नहीं, देखिए, बुलडोजर का मसला ऐसा है कि विकास कार्यों में बुलडोजर लगे ही लगे, लेकिन मैं दृढ़ता से ये मानता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो गुनहगार है, दिखता है कि इसने अनावश्यक रूप से कानूनों को तोड़ मरोड़ कर क्या किया हुआ है, सब स्पष्ट सबको दिख रहा है, जघन्य अपराध करता है, तो फिर उसके सारे पक्षों की जांच कर लेनी चाहिए। हो सकता है उसका घर कानून के दायरे में ना बना हो सकता है उसने एनओसी ना ले रखी हो सकता है घर बढ़ाकर बनाया हो। अगर ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं तो किसी भी संसाधन का उपयोग करना कोई बात नहीं, कर ही लेना चाहिए। मैंने एक सवाल सीएम से भी पूछा था, आपसे भी पूछूंगी। जो प्रार्थना सभाएं होती हैं और धर्म परिवर्तन जो किया जाता है वहां पर, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? इज इट लीगल, इलीगल जो होता है, और क्या आप इसे रोकने वाले हैं या आपके नजर में है कि उनकी फंडिंग कहां से हो रही है? छत्तीसगढ़ में और झारखंड ये मिला हुआ एरिया है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के साथ ऐसा किया गया। कोई मन से धर्म परिवर्तन करता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, हमारे संविधान ने स्वतंत्रता दी है। परंतु ये जो धर्म परिवर्तन छल करके आपके साथ किया हुआ छल अभी तुरंत में आपको पता नहीं चलता है।
5 साल तक आपको धीरे धीरे करके मोबिलाइज किया जाएगा और बाकी में आपको धर्म परिवर्तित करा लिया जाएगा। धर्म परिवर्तन किसी का करा लेना धन के बल पर, लालच देकर, प्रताड़ना करके, किसी अन्य तरह का प्रलोभन करके, ये अवैधानिक है, ये गैर कानूनी है। परंतु छत्तीसगढ़ में अब तक जो प्रावधान है 1968 के 1968 का एक बिल है, एक एक्ट है, वही प्रावधान हमारे यहां लागू है। और वही प्रावधान लागू होने से बहुत सी परेशानियां हैं। धर्म परिवर्तन करने से क्या होता है? कोई कर सकता है, कोई ऐसे कहता है। हमारे बस्तर में और समूचे छत्तीसगढ़ में भी इतना धर्म परिवर्तन हुआ है कि अब वहां पर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं आपस में। धर्म परिवर्तन करके क्या होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा? एक व्यक्ति जो आदिवासी है, वो कैसे आदिवासी है? वो आदिवासी ऐसे है कि वो इन परंपराओं को मानता है, तो वो आदिवासी है, ऐसा ही है। अभी धर्म बदल गया तो परंपराएं पूरी बदल देते हैं। वो पूजा पद्धति थोड़ी, पूरी परंपराएं बदल लेते हैं। वो उन परंपराओं को मानते ही नहीं, सोचते हैं कि ये सब हिंदू धर्म, वो है ही है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म मतलब भारत का प्राकृतिक धर्म है। हिंदू धर्म कोई अलग से नहीं है भाई, भारत का प्राकृतिक। हर व्यक्ति जो भारत में है वो ऐसा ही कुछ करता है। अब वो पूरी परंपराओं को जब छोड़ देता है तो वहां पर उन परंपराओं को मानने वाले पुराने जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो हमारे बीच का रह ही नहीं गया, अब नहीं रह गया ना, तो ये अलग है हमारे से। अब इसके मृत्यु पर भी हमारे स्थान पर इसको स्थान नहीं मिलेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट समाज में पैदा हो गया है और समाज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना बहुत खतरनाक है। इसलिए इन सब चीजों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। वर्तमान में प्रावधान नहीं है, लेकिन हम पूरी तैयारी में हैं। हम शीघ्र ही नए कठोर प्रावधान लेकर आएंगे। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो ये प्रार्थना सभाएं करते हैं या बाकी किसी और धर्म से भी? तरीके हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज प्रार्थना सभा करके 3-4 साल 5 साल तक लोगों को प्रलोभन दे करके, शिक्षा के माध्यम से प्रलोभन, नौकरी के माध्यम से प्रलोभन, अन्य माध्यमों से प्रलोभन दे करके उनका धर्मांतरण कराते हैं। और किसी धर्म से भी करते हैं? अन्य दूसरे धर्म भी हैं। मुस्लिम धर्म है, वो कोशिश करते हैं कि एक शॉट पर ही कुछ हो जाए, ऐसे बहुत सारे लोग और होते हैं। इस पर भी प्रतिबंध होगा। इस पर इन नए प्रावधानों के आधार पर किसी एक क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, किसी एक पर नहीं, सब पर वो बंधनकारी होगा। और जब सब पर बंधनकारी होगा तो ये प्रावधान है धर्म परिवर्तन के। आप जब धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस प्रावधान का आपको पालन करना होगा। इस प्रावधान को पालन करके कर लीजिए। प्रावधान में भी रोका कहीं नहीं जा रहा है। नए संभावित जो प्रावधान है, संभवतः जो आएंगे, उसमें रोका नहीं जाएगा। आपको नहीं करना, कोई नहीं कह रहा है, आप बिल्कुल करिए, आपको मने आप कर लीजिए, लेकिन परीक्षणीय चीज की कर ली जाएगी कि क्या ये कहीं कुछ ऐसा दुष्प्रेरित तो नहीं है, इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। और फिर चाहे वो जो हो। जब आदिवासी परंपरा की बात होती है तो आई वांट टू आस्क यू कि ये जो वक्फ बिल है, इसका कोई इम्पैक्ट होगा ये आदिवासी जिलों में? देखिए, वक्फ बिल विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लिए है, मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए है। लेकिन आदिवासियों का भी इलाका उसमें आ सकता है कि? आया है भाई। हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। हालांकि हमारे प्रदेश में कम है ये मसले, लेकिन फिर भी हमारा प्रदेश अछूता नहीं रहा है। अब वक्फ बिल में जो 2013 का परिवर्तन आया, उससे पहले की स्थितियां और उसके बाद की स्थितियां हमको सबको स्पष्ट है। कैसे पहले 18 लाख एकड़ जमीनें इनके पास थी और बदलने के बाद 39 लाख एकड़ हो गया, 13 से 24 के बीच में। इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? और ये जो इतना बड़ा अंतर जमीनों में आया, उसके एवज में उनका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? उस रेवेन्यू को उनको पसमंदा मुस्लिमों के, गरीब मुस्लिमों के वेलफेयर में लगाना था, वो कितना लगा? तो जिसमें 10,000 12,000 करोड़ आने थे, उसमें 163 करोड़ आया। तो 163 करोड़ आया, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? सारा पैसा कहां गया भाई? तो बड़े बड़े ऐसे संस्थानों को लेकर के रखे थे। अभी जो बिल आया है, इससे बहुत सारे लोग प्रसन्न हैं। आदिवासी समुदाय के जमीनों को भी अधिग्रहित किया गया था इनके माध्यम से। आदिवासी क्षेत्रों में भी किया गया था। पेशा के क्षेत्रों को नहीं छोड़ा गया था। पेशा का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ा गया था। और कोई उस पर कोई ये भी नहीं था, नियंत्रण भी नहीं था, सरकारों का नहीं था, प्रशासन का नहीं था। तो इन सारी चीजों पर प्रतिबंध अब आएंगे और मैं सोचता हूं कि स्वागत योग्य है। हमारे यहां भी जो परेशानियां खड़ी हुई थी वो उससे ठीक होंगी।
मैं कुछ सवाल ऑडियंस से लूंगी. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेशली? हाँ. नमस्कार सर, मेरा नाम प्रशंसा पटेल है, मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ. सर जैसे कई साल पहले यहाँ मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी, जिसका कार्य शायद उसी समय शुरू हुआ था, लेकिन अचानक से शायद बंद हो गया या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया गया. सर मेरा सवाल ये है कि क्या कभी हमें भविष्य में मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिलेगी यहाँ, और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? भाजपा की सरकारें होंगी तो निसंदेह आप अपने जीवन काल में ही मेट्रो ट्रेनों पर छत्तीसगढ़ में चलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है. उस समय जो कुछ हुआ था उसके बाद अभी अच्छा ही प्रश्न किया आपने. अभी मुख्यमंत्री जी ने इसकी समीक्षा की थी और इसको फिर से शुरू करने के लिए बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग तक करने के लिए बजट में इसके परीक्षण के लिए, इस प्रावधान करने के लिए अभी बजट में कुछ स्वीकृति भी दी है. तो पहले एक बड़ा इसका ये बन जाएगा, प्रोजेक्ट बन जाएगा, फिर उसको सैंक्शन करके धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे. हो जाना था, हो जाता, ये बीच में गड़बड़ सरकार ना आती तो. एनी अदर क्वेश्चंस? मेरा नाम कुणाल है, मैं कुशाभाऊ ठाकरे का जनसंचार का स्टूडेंट. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट योजनाएं तो निकाल दी है, पर जो मूलभूत जो गांव एरिया है वहां योजनाएं पहुंच रही है, पर उनके पास पहुंच रही है जिनको उसका लाभ मिल चुका है उसको डबल मिल रहा है, पर जिसको मिलना चाहिए उस तक वो योजना पहुंच ही नहीं रही. आवास की हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ऐसे बहुत सारी योजनाएं, और उस पर आवाज जब उठाया जाता है तो उसको दबा दिया जाता है, बोल दिया जाता है कुछ कारणवश आपका कट गया नाम. तो ये सब क्यों सर? इसके लिए अभी क्या कर रही है सरकार? मैं जब आप ये कह रहे थे कि जिनको लाभ मिल गया उसको ही दोबारा मिल रहा है, तो आपके इतने बोलते से ही मैं समझ रहा था कि आप आवास के बारे में कह रहे हैं. क्योंकि प्रधानमंत्री आवास एक ऐसी योजना है, एक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन काल में संतुष्टि अगर होती है तो मैं दो बातें आपसे कहता हूं. मैं अभी कुछ साल पहले जिस जेल में था, मैं अभी उस जेल का इंस्पेक्शन करने गया था. सो इट इज व्हाट सेटिस्फैक्टरी फॉर मी. दूसरा एक मसला है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए पिछली सरकार ने लाखों आवास गरीबों के रोक कर रखे थे, और लाखों आवास गरीबों के रोक कर रखे थे. ये मैं कहूं तो कोई माने न माने, उनके ही मंत्री थे टीएस सिंहदेव, जिसने इस्तीफा दिया था, इस विभाग को छोड़ा था ये कह के कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बार बार कहा कि इन आवासों के लिए राज्यांश दे दीजिए, वो नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूं. ये प्रमाण है इस बातों के. और फिर मैं तो इसमें मोर आवास मोर अधिकार ये आंदोलन लेकर के काफी हम लोग आगे बढ़े थे. नई सरकार बनी, नई सरकार बनने पर यह बड़ी स्पष्टता के साथ कहा गया था कि हम दृढ़ता के साथ इसको लागू करेंगे. सरकार जो बनेगी उसका पहला कैबिनेट का बैठक होगा, पहले कैबिनेट के बैठक में पहला प्रस्ताव करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास बने. वो हुआ भी, हम कर भी रहे. मेरा इन्हीं से नहीं, सारे नौजवान साथियों से निवेदन है एक छोटा सा. मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, तो राजनीतिक कार्यकर्ता का काम पूरा कब होता है? कोई सरकारी आदमी कह सकता है कि भाई मेरा काम पूरा हो गया, मैंने फाइल बढ़ा दी. वो कह सकता है कि मैंने फाइल बढ़ा दी, वो पूरा हो गया. वो कह सकता है मैंने ए बी के पास, बी सी के पास अपना अपना काम कर लेते हैं. राजनीतिक कार्यकर्ता का काम तो तब पूरा होता है जब हितग्राही को लाभ मिल जाए, तब पूरा होता है. पूरे टेबल तक काम बचा रहता है जब हितग्राही को लाभ मिलना शुरू. प्रधानमंत्री आवास की सूची कैसे बनती है, वो कैसे मिलती है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है. और मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास की सूची जो बनती है इसको ग्राम पंचायत बनाती है भाई, इसको ग्राम सभा बनाती है, ग्राम सभा के अनुमोदन से बनता है. 2000 अब इसमें आप ये कहें कि इसको क्यों दिया उसको क्यों नहीं दिया, ये संभव नहीं है. न सरकार रोक नहीं सकती उसको, इतने अधिकार है पंचायत को, उसमें पंचायत ही बनाती है. अभी मैं आपको बताऊं, जो 2011 की सर्वे सूची में हमारे आवास थे वो रोक कर रखे गए थे, आवास प्लस की सूची में थे वो आवास रोक कर रखे गए थे. समूचे भारतवर्ष में जितने प्रधानमंत्री आवास, अभी जो नई सरकार बनी मोदी जी की, 32,50,000 आवास 17 राज्यों को दिए गए. उन 17 राज्यों में सर्वाधिक आवास मिला तो छत्तीसगढ़ को मिला था. 18 लाख कुछ है ना? 18 लाख हमारे आवास का लक्ष्य हमारा है, और वो 18 लाख आवास पूरे देश में सबसे तेजी के साथ 2-2.5 सालों में हम पूरा कर लेंगे. देश में कहीं और नहीं होगा इतना जितना हमारे यहां होगा. एक पूरे देश का 26% आवास हमको मिला है. इसमें भैया जो चाहे 2011 की सूची हो या आवास प्लस की सूची हो या अभी नई सूची बन रही है, ये जो नई सूची भी बन रही है, सरकार सर्वे कर रही है, सरकार के डाटाबेस में आ रहा है नाम.
अब ये सारे नाम की सूची चली जाएगी पंचायत में, पंचायत तय करेगा किसको देना किसको